Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Shatreen Sawati is here from Biosciences with Shatreen Sawati with a new lecture from the series of the genetics, and today lecture is about the chromosome. अब मेरा तो ये आइडिया था कि आज मैं जीन इंटरेक्शन को डिस्कस करूँगी क्योंकि मैंने ऑन संडे यानी yesterday I discussed about the gene linkage and linkage map. तो मेरा ये इरादा था, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर मैंने लेक्चर डिलीवर करना चाहा क्रोमोज़ोम के ऊपर, क्योंकि उनका रिक्वेस्ट है कि मैं पहले क्रोमोज़ोम और जीन को जो है डिटेल में डिस्कस करूं, और फिर उनके लिए बहुत सारी चीज़ें जैसे उन्होंने जीन लिंकेज और जीन मैप्स, और नाउ वी आई विल डिस्कस इन माय अदर लेक्चर अबाउट द जीन इंटरेक्शन. तो वो कहते हैं हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. और चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. दिस लेक्चर इज़ अबाउट द क्रोमोसोम्स. और आप यहाँ पे फिगर में बहुत खूबसूरत एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर का, जिसमें आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, और फिर क्रोमोसोम्स जो हैं वो कैसे शो कर रहे हैं कि अपनी कॉम्पोजिशन को बाय अनकॉइलिंग. तो आपको अनकॉइलिंग से आप देख रहे हैं, आपको फिर बंडल्स नज़र आ रहे हैं प्रोटीन्स के और डीएनए के. तो चलिए इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे इस लेक्चर के अंदर कि क्रोमोसोम बेसिकली है क्या. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द क्रोमोसोम. अब हिस्ट्री में हर चीज़ की, हर इन्वेंशन की इसलिए डिस्कस करती हूँ कि ये एक तरह से ऑनर है, और एक उन साइंटिस्ट के को डिस्कस करना मेरे लिए कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगियाँ एक डिस्कवरी के पीछे लगा दी. तो इनके बारे में ज़रूर हमें पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या काम किए. तो आज हम फिर अभी स्टार्ट करते हैं अपने क्रोमोसोम की हिस्ट्री से. क्रोमोसोम वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द प्लांट सेल बाय द स्विस बोटेनिस्ट वॉन नेगले. सबसे पहले कार्ल वॉन नेगले जो थे, उन्होंने 1842 में पहली दफ़ा क्रोमोसोम को देखा किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर. उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम है वैन बेंडन. बेंडन जो है वो भी अपनी काम की वजह से बड़े मशहूर हैं. ये इनका दौर था 1846 से 1910 तक. ही वॉज अ बेल्जियन साइंटिस्ट, और उन्होंने ही डिस्कवर्ड इन्वेंटेड द chromosome independently in Ascaris forms. Ascaris, this is invertebrate and belong to the phylum Nematoda. Yes, nematodas हैं Ascaris. First, it was discovered in plant cell by Nagle. Secondly, in animal cell by the Belgian scientist von Benden. Then there is another name which is very famous, और ज़्यादातर इन्हीं का नाम आया होता है कि फ्लेमिंग. फ्लेमिंग आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फ्लेमिंग जो थे, उन्होंने एक्चुअली जो डिस्कवरी की थी कार्ल वॉन नेगले ने, और उसके बाद बेंडन ने एनिमल्स और प्लांट, तो उन्होंने उनको यानी इस जो स्ट्रक्चर उन्होंने जो बॉडी उन्होंने डिस्कवर. क्रोमोसोम एक्चुअली वर्ड जो है, दिस इज़ derived from the two word. Chroma color को कहते हैं, and zoma means body. So why they are called chromosome? Because the Fleming did what? Dyeing. Walter Fleming used basophilic aniline dyes for the dyeing, for the staining of the chromosome, and these bodies which are now named as the chromosome retain the dye of the Fleming. तो फ्लेमिंग ने इसको क्या नाम दे दिया, क्रोमोसोम का. और ये जो है 1882 की. अब आप देख रहे हैं कि 1842 से फिर 1846, और फिर 1846 से 1882 जब वाल्टर फ्लेमिंग ने इसको नाम दिया किसका, क्रोमोसोम्स का.
तो इसलिए ज़्यादातर बुक्स में लिखा होता है कि वाल्टर डिस्कवरी किसने की थी, कि वाल्टर फ्लेमिंग ने। उन्होंने सिर्फ नाम दिया था, इनको डाई किया था क्रोमोसोम्स को, न्यूक्लियस को डाई किया, तो उसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल था उसने जो एनालिन डाइस थे उनको रिटेन किया, तो इस वजह से इसका नाम क्रोमोसोम पड़ गया। तो क्रोमोसोम्स, क्रोमो मीन कलर एंड जोमा मीन्स बॉडी। Now moving towards the next slide. In the series of the experiment in mid 1880s, there was another scientist, Boveri. Boveri actually gave the definitive demonstration that ये वो साइंटिस्ट थे बोवेरी जिन्होंने कहा था कि क्रोमोसोम्स आर द वेक्टर ऑफ हेरिडिटी। जैसे पहले उन्होंने डिस्कवर किया तो बोवेरी जो थे उन्होंने कहा कि क्रोमोसोम इज बेसिकली द व्हाट वेक्टर ऑफ हेरिडिटी हैं, दीज आर वेक्टर्स ऑफ हेरिडिटी। बोवेरी वॉज एबल टू टेस्ट एंड कन्फर्म दिस हाइपोथेसिस, और उन्होंने इसको टेस्ट भी किया और कन्फर्म भी किया। और जो मेंडल का काम रीडिस्कवर्ड हुआ था, द मेंडल वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड इन 1990s में, वो उनका काम रीडिस्कवर हुआ था। तो ये इन साइंटिस्ट ने इस जैसे अब क्रोमोसोम्स के ऊपर हमने देखा कि पहले साइंटिस्ट ने प्लांट्स में, फिर उसके बाद एनिमल, फिर उसके बाद फ्लेमिंग आए, तो उन्होंने फिर उसके बाद बोवेरी जो थे उन्होंने ये कह दिया कि क्रोमोसोम्स जो हैं ये क्या है, वेक्टर ऑफ हेरिडिटी हैं। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे विलियम रॉक्स, उन्होंने कहा, सजेस्ट किया कि ईच क्रोमोसोम कैरीज आर डिफरेंट जेनेटिक लोड। बात वही थी, बोवेरी जो थे, थ्योडर बोवेर जो थे, उन्होंने ये कहा कि भाई वेक्टर्स आर क्रोमोसोम्स आर द वेक्टर्स ऑफ हेरिडिटी। तो विलियम रॉक्स आए और उन्होंने कहा कि ईच क्रोमोसोम कैरीज डिफरेंट जेनेटिक लोड मीन्स जीन्स। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बातें मज़ीद इनके डिस्कवरीज होती गई और फिर हर एक जीन का अलग अलग से फंक्शन हमें पता चलता गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं विल्सन इन हिज फेमस टेक्स्ट बुक द सेल इन द डेवलपमेंट एंड हेरिडिटी लिंक टुगेदर द इंडिपेंडेंट वर्क ऑफ। उन्होंने क्या किया अपनी किताब के अंदर, विल्सन ने, बोवेरी ने अलग से जो काम किया था और सटन ने अलग से काम किया था। सटन जो थे उन्होंने जीन्स को डिस्कवर किया था, इन्वेंटेड जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। तो बोवेरी जिन्होंने कहा कि वेक्टर्स ऑफ हेरिडिटी, और सटन जिन्होंने जीन को डिस्कवर किया, 1902 की बात है। तो उन दोनों के काम को मिला के एक थ्योरी बना दी जिसको कहते हैं बोवेरी सटन क्रोमोसोम थ्योरी, बिकॉज द सटन प्रूव दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम and Boveri suggested that and confirmed that the chromosomes are the vectors of heredity, are the vectors of the inheritance। तो ये बातें थी जो मेंडल से शुरू हुई और फिर यहाँ के बोवेरी और सटन पे। और हम मज़ीद आगे जाते हैं तो बोवेरी सटन क्रोमोसोम थ्योरी अब आपको समझ तो आ गई होगी कि बोवेरी confirm the chromosome as the vector of inheritance and the Sutton proved that the genes are located on the chromosome। तो ये सारी बातें थी about the discovery of the rediscovery of the Mendelian genetics or Mendelian inheritance। So genes जो हैं they are located on the chromosome। I have discussed in my early lecture कि genes are located हैं किधर, on the chromosome, and the position at the site at which genes are located, that is known as loci। आप इस थ्योरी को ज़रूर पढ़ें। अच्छा जी, चलें अब आपको ज़रा दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं वाल्टर सटन और बोवेरी जिनकी कंबाइंड थ्योरी। और मुझे साइंटिस्ट के फ़ोटोज़ मिले नहीं ना, तो मैं उनको भी ऐड कर दी। मुझे अच्छा लगता है इनको शेयर करना आप लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगियाँ जो हैं इस काम में वक़्फ़ की। तो हमें इनसे इंस्पायरेशन मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम भी कुछ करें। ठीक है, चलें जी, अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। सेल, द स्टोरी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेल
then to the nucleus and then chromosome and DNA. तो अब आपको नज़र आ रहा है कि cell we know that contain the nucleus, and nucleus contain the chromosomes in the form of the chromatin material, and that chromosome actually made up of the DNA and protein. DNA what? Deoxyribonucleic acid. Now moving towards the little bit concept about the eukaryotes and prokaryotes कि प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स किस तरह से होते हैं और यूकैरियोट्स में. Each eukaryotic chromosome consists of long linear DNA molecule associated with protein, forming a compact complex of proteins and DNA, which is known as chromatin. And the eukaryotic chromosomes present in diploid condition. They are present diploid, mean double number of chromosomes. Like you can say that the chromosome in human 46 number of chromosomes which exist in 23 pairs. Like Drosophila, 8 chromosome exist in 4 pairs. Is it clear to you? So eukaryotic cell consists of diploid number of chromosome. As compared to prokaryote cells generally have one copy of each major chromosome, but most cells can easily survive with multiple copies. वैसे तो prokaryotes में single chromosome होते हैं. They are haploid. Haploid mean half number. Diploid mean double number. So they contain haploid number of chromosome means single chromosome. बट कहते हैं कि मोस्ट प्रोकैरियोट्स में बहुत सारे बैक्टीरियाज की स्पीशीज़ में उनकी जनरल में ये चीज़ डिस्कवर की गई है कि वो जो है मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ दैट क्रोमोसोम्स उनमें एग्जिस्ट कर रहा होता है, जेनेटिक मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा होता है. चलें जी, ये तो था लिटिल बिट कॉन्सेप्ट अबाउट द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स. दिस इज़ जस्ट लिटिल बिट इंट्रोडक्शंस टू द डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड कंडीशंस इन बोथ cell types. So, what is chromatin? As I have discussed that the chromosomes in the cell, in the nucleus, as I have shown in the diagram that the chromosomes are present in the nucleus in the form of the chromatin. You can see here in the first cell, the chromosomes present in the form of the chromatin. But at the time of the cell division, this chromatin, which is thread-like structure, which is present in the nucleus, condenses and produces the chromosomes. And I will discuss in detail that at prophase, then at metaphase and anaphase, इनकी शक्लें कैसे चेंज होती रहती हैं. चलें, तो क्रोमेटिन कहते हैं कि ड्यूरिंग क्रोमेटिन की जो क्रोमेटिन स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो थ्रेड लाइक नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, तो कहते हैं कि ये किस स्टेज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं? सेल साइकिल की इंटरफेस की स्टेज के ऊपर. और ये जो क्रोमेटिन जो थ्रेड लाइक मटेरियल है जो कि इंटरफेस स्टेज के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं. हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स. One is euchromatin and the second one is heterochromatin. Now, I will differentiate the euchromatin from the heterochromatin. What is euchromatin? पहले हमें पता होना चाहिए कि ये euchromatin, यू में से कहते हैं ट्रू के लिए ये वर्ड यूज होता है. तो euchromatin which consists of DNA that is active, कहते हैं कि जब वो euchromatin की फॉर्म में होते हैं तो उनमें DNA जो एक्टिव होता है, यानी डीएनए एक्टिव का मतलब ये है कि डीएनए मीन्स जीन्स एबल टू प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए देन प्रोड्यूस द प्रोटीन्स. सो कहते हैं बीइंग एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोटीन, यानी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने आप को शो कर रहा होता है, वर्किंग कंडीशन में होता है.
सिंपल वर्ड्स में, अगर एक बच्चा है उससे पूछ रहा है कि भाई यूक्रोमेटिन में आप कैसे कहते हो कि डीएनए एक्टिव होता है, तो हम कहते हैं भाई डीएनए एक्टिव होता है मीन्स डीएनए अपना प्रोडक्ट बनाता है, प्रोटीन डीएनए का या जीन का जो प्रोडक्ट है वो प्रोटीन है। तो यूक्रोमेटिन फॉर्म में जो जीन्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, और एक्सप्रेस करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, एक्टिव होते हैं। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन में इस कंडीशन में क्या होता है कि डीएनए जीन्स जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। अब यूक्रोमेटिन में जो डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो क्या करता है, उसमें जो कॉइलिंग होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, मतलब वो जैसे थ्रेड जो हैं वो आपस से सेपरेट होना शुरू हुए होते हैं, मतलब जैसे आप कहो कि वो बहुत कम्पैक्टली अरेंज नहीं होते, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन में जो थ्रेड्स होते हैं दे आर कम्पैक्टली अरेंज्ड, और मतलब एक क्लम्प से बनाया होता है, एक नेटवर्क से बनाया, तो उसके अंदर जीन्स जो हैं वो डीएनए जो होता है वो इनएक्टिव होता है, यानी वो अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकता। अब कहते हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन को हम मज़ीद डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं टू टाइप्स में, एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव, एक होता है फेक्यूलेटिव। अब कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव वो हेट्रोक्रोमेटिन का हिस्सा है जो कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता, जो कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता, मतलब वो पूरी लाइफ टाइम में सेल की एक्सप्रेस नहीं होता, और ये जो है लोकेटेड अराउंड द सेंट्रोमियर। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन लोकेटेड होता है, और ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस पे कंसिस्ट ऑफ होता है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, यू पीपल नो दैट नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोटाइड्स CCGG TTAA, तो ये क्या होते हैं, कहते हैं कि जैसे ये जो सीक्वेंस होता है इनमें रिपीट होता है, जैसे CCCCC साइटोसिन, GGGGG मीन्स गानी, तो इनमें कहते हैं कि वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूटिव में डीएनए अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, जबकि फेक्युलेटिव जो होता है वो समटाइम एक्सप्रेस करता है, जब कभी ज़रूरत होती है तो उस वक्त वो एक्सप्रेस करता है। तो अभी आपने क्रोमेटिन देखा कि क्रोमेटिन क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इस क्रोमेटिन के आगे आपने देखा कि इसकी कितनी टाइप हैं, यूक्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन है। यूक्रोमेटिन को आपने कहा कि डीएनए विच इज़ प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म, और हेट्रोक्रोमेटिन में आपने कहा कि विच कंसिस्ट ऑफ व्हाट, मोस्टली इनएक्टिव डीएनए। फिर हेट्रोक्रोमेटिन में आपने कौन कौन सी इसकी टाइप्स है, कॉन्स्टिट्यूटिव भी देखी और फेक्युलेटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव विच डू नॉट एक्सप्रेस, never express during the cell life, and facultative sometime express. Now moving towards the next slide. Here you can see here, this is the first cell. In this cell you can see the chromosomes threads are present. Now moving towards the next, this is the prophase stage. At this stage chromosomes, this is the prophase stage, but this is previous stage, first stage, and this is the second stage of the prophase of the cell division. So at this stage what will happen, complete chromosome is produced. Now this is the second stage which is known as metaphase stage, and you people know that at the metaphase stage chromosomes attached with the spindle fibers, and you can see here the shape of the chromosome at each stage changes. अब अगर आप मेटाफेज स्टेज के ऊपर आएँ तो आप मेटाफेज स्टेज के ऊपर देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स में आपस में क्या बना दिए हैं, पेयर बना दिए हैं, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, पेयर बना देते हैं, एक दूसरे का पेयर बना के, और ये जो है सेंट्रोमियर के पॉइंट के ऊपर आप एक दूसरे से अटैच कर जाते हैं। फिर आप आगे आ जाएं तो आप लोग देख रहे हैं दिस इज़ द एनाफेज स्टेज। अब एनाफेज स्टेज के ऊपर क्या होगा कि एनाफेज स्टेज के ऊपर आप देख रहे हो कि वही क्रोमोसोम्स जो कि सेंट्रोमियर के ऊपर अटैच थे स्पिंडल फाइबर्स के, नाउ दे ब्रेक डाउन। अब ये केस जो है ये माइटोसिस का केस है, इसका ऑपोजिट मियोसिस होता है, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप प्रोफेज से मूव करते हैं टूवर्ड्स द मेटाफेज एंड देन टूवर्ड्स द एनाफेज, यू कैन सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द chromosomes. So at interphase I have discussed that
chromosome present in the form of chromatin. And this chromatin material condenses into chromosome at the time of the cell division: prophase, metaphase, anaphase, telophase. Is it clear now? And you can see here different shapes of the chromosome. Now, moving towards the next slide, you can see here a complete chromosome. This is the complete chromosome. Now, this chromosome when become uncoil, अभी आप देख रहे हैं कि वो uncoil हो रहा है, और यहाँ पे आपको ये जो क्रोमोसोम नज़र आ रहा है, ये अभी आपने देखा भी था मेटाफेज स्टेज के ऊपर ये शक्ल होती है, ये स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, यानी हर स्टेज के ऊपर क्रोमोसोम अपनी शक्ल चेंज कर रहा है, तो ये मेटाफेज क्रोमोसोम है. अब इस मेटाफेज क्रोमोसोम को हम जब अनकॉइल कर, ये खुल रहा होता है, जब इसकी कॉइल्स जो होते हैं वो ओपन हो रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम डीएनए और हमने कहा प्रोटीन से बना हुआ है, तो उसके डीएनए आपको सेपरेट होता हुआ नज़र आ रहा है और प्रोटीन्स आपको बिल्कुल सेपरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं. और प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स होते हैं, विच टाइप ऑफ प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. सो हियर यू कैन सी द सोलेनॉइड एंड न्यूक्लियोसोम. I will discuss in detail about the solenoid and nucleosome in the next slide. Now this is the structure, more clear structure. You can see here क्या होता है कि first DNA wrapping around the proteins. When DNA wrap around the protein, it produces a structure which is known as nucleosome. जो आपने पिछली स्लाइड पे मैंने कहा था न्यूक्लियोसोम एंड सोलेनॉइड आ रहे हैं, तो ये क्या चीज़ होती है? तो आपने देखा पहले डीएनए, देन डीएनए रैप अराउंड द प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स, और इस तरह से वो हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द रैपिंग करके क्या बना देते हैं, एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं. और बेसिकली ये न्यूक्लियोसोम्स जो आपको इस तरह से बीच में प्रोटीन्स नज़र आ रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन, और उसके ऊपर इनकी डीएनए की कॉइलिंग नज़र आ रही है, तो ये न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं बेसिकली दीज आर द यूनिट ऑफ व्हाट, ये जो है ये यूनिट है क्रोमोसोम के, यानी बिल्डिंग यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? क्रोमोसोम्स के. अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ये कॉइल होना शुरू करते हैं, और कॉइल होते होते क्या बना रहे हैं? क्रोमोसोम की तरफ जा रहे हैं. आप देख रहे हैं कॉइल हो रहे हैं, फिर वो सुपर कॉइल हो रहा है, और एट लास्ट क्या बन रहा है आपके पास? क्रोमोसोम्स बन रहे हैं. इज इट क्लियर टू यू हाउ द क्रोमोसोम इज प्रोड्यूस? फर्स्ट डीएनए overlap with proteins, and protein and DNA together produces the structure which is known as nucleosome, and then this nucleosome combine with each other and coil and recoil and supercoil and produces the compact structure which is known as chromosome. And I have here mentioned different sizes of the nucleosomes and DNA and then compact chromosome. Is it clear to all of you? I hope so. It is clear. Now here I will show you the nucleosome. What is basically the nucleosome is? न्यूक्लियोसोम जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियोसोम इज़ द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द क्रोमोसोम, एंड दिस न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. यू कैन सी हेयर प्रोटीन्स which are wrapped by what? DNA. So the nucleosome consists of the proteins, and proteins are known as histone proteins. इन प्रोटीन्स का नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स है. और ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं 8 हिस्टोन प्रोटीन, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 1 न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ 8 प्रोटीन्स एंड 200, ये आपको जो 2 टर्न्स नजर आ रहे हैं डीएनए के, तो इन 2 टर्न्स में 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं. 200 न्यूक्लियोटाइड, यानी जो नाइट्रोजन स्पेसिस या आप बेस पेयर्स कह सकते हो, 200 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द डीएनए रैप अराउंड द 8 histone proteins. How many histone proteins?
8 हिस्टोन प्रोटीन्स। सो कहते हैं कि ईच ह्यूमन सेल कंटेन अबाउट 30 मिलियन न्यूक्लियोसोम्स। हर ह्यूमन सेल यानी कि एक क्रोमोसोम जो है, फिर अगर आप 30 मिलियन को डिवाइड करें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे तो कितने होंगे, तो कहते हैं 30 मिलियन एस्टिमेटेड किया गया कि 30 मिलियन न्यूक्लियोसोम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, एक ह्यूमन के सेल के अंदर। इंशाल्लाह आई विल डिस्कस the type of histone, proteins, and other related things like solenoids and different types of the chromosome in my next lecture. And if you have any question, I hope so the lecture will be clear upon you people. But if you have any question, share with me. Ask me. I will try my best to give the answer to the question to your questions. And आखिर में ये है कि सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियोज़ एंड शेयर विद अदर्स, क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, तो ये जहाँ तक भी पहुँचे बहुत अच्छा है। और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।